Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 13, that is the gaseous exchange. Let's start. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप खाना ना खाएं तो क्या ये पॉसिबल होगा? या फिर अगर आप सांस ना लें तो आप जिंदा रह सकते हैं? इस सब की रीज़न ये है कि ऑक्सीजन कंबाइन होती है आपकी फूड के साथ टू क्रिएट द एनर्जी। एंड वी ऑल नो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सर्वाइवल के लिए। लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज तो हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो हमारी फूड के थ्रू हमें मिलती है, लेकिन ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से आपके बॉडी के अंदर कैसे जाती है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग रिस्पिरेशन कहते हैं। रिस्पिरेशन, इसको हम लोग ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी को लीव करके एनवायरनमेंट में चली जाती है। रिस्पिरेशन अगर आपके एक ह्यूमन कराओ या एक पूरा इंडिविजुअल परफॉर्म कराओ तो उसको हम लोग ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं सांस अंदर और बाहर करूं तो ये मेरी रिस्पिरेशन है और इसको मैं ब्रीदिंग कहूँगी। और जब मेरे सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करें तो इसको मैं सेलुलर रिस्पिरेशन कहूँगी, क्योंकि ये सेल्स लेवल पे हो रही है। अब ये जो एयर और वाटर है, क्योंकि इनकी कंपोजिशन में डिफरेंस है, इसीलिए इनके अंदर जो होता है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस होता है। और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है तो इस वजह से इनके अंदर जो होता है वो ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करना भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं पानी की बात करूँ तो पानी में सांस लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है और पानी विस्कस होता है। इस वजह से ऑक्सीजन पानी को छोड़ के बॉडी के अंदर एंटर बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन अगर मैं एयर की बात करूँ तो एयर के अंदर क्योंकि 21% ऑक्सीजन है तो उस वजह से ऑक्सीजन को ब्रीथ करना बहुत आसान है। ये तो थी आपके लिविंग थिंग्स की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्लांट्स के अंदर कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है। प्लांट्स के अंदर फूड की ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर सिस्टम है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज का सिस्टम जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। प्लांट्स के अंदर जो होता है वो सर्टेन टिश्यूज़ होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके लीव्स हैं उनके नीचे वाली सरफेस पे एक स्मॉल ओपनिंग्स होती है जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ये ओपनिंग्स ऑक्सीजन को जो होता है वो बॉडी के अंदर लेकर जाती हैं या बाहर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की जो होती है वो एक्सचेंज करवाती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इसी तरह जब प्लांट्स जो होते हैं वो मेच्योरिटी हिट करते हैं, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं जब बड़े हो जाते हैं साइज में, तो उनके ऊपर एक वुडी बार्क डिवेलप होती है। उस बार्क के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम लोग लेंटिसल्स कहते हैं, और इन पोर्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं प्लांट्स का विद द एनवायरनमेंट। अब जब समटाइम्स ऐसा होता है कि प्लांट्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट डे के अंदर जब स्टोमेटा ओपन होता है तो प्लांट्स के अंदर वाटर लॉस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस वजह से स्टोमेटा जो होता है वो बंद कर दिया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को फुलफिल करने के लिए रिस्पिरेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर दिया जाता है और ये रिस्पिरेशन डिफरेंट होती है। सो दैट्स वाई इसको हम लोग फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रिस्पिरेशन आम रिस्पिरेशन से डिफरेंट होती है इस सेंस में क्योंकि फोटो रिस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस पे डायरेक्टली इफेक्ट डालती है और फोटोसिंथेसिस को 25% रिड्यूस कर देती है, जिस वजह से फोटो रिस्पिरेशन का होना प्लांट्स के लिए जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट या थोड़ा जो होता है वो प्रॉब्लमैटिक होता है। अब फोटो रिस्पिरेशन में जो एंजाइम सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वो होता है रुबिस्को। अगर आपकी जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रुबिस्को फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करने के बजाय राइबोलोज को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाना शुरू कर देगा, जिस वजह से राइबोलोज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो रुबिस्को की वजह से फोटो रिस्पिरेशन जो होती है वो फोटोसिंथेसिस पे बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती है। अब ये तो थी प्लांट्स की बात। प्लांट्स में तो कोई सिस्टम नहीं होता,
लेकिन जब मैं एनिमल्स की बात करती हूँ तो एनिमल्स में टिश्यूज़ या कुछ ऑर्गन्स इसीलिए डिफाइंड या डिज़ाइंड होते हैं कि वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकें। मैंने आपको बताया था कि जब कोई सेल या इवन कोई टिश्यू या ऑर्गन किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उसकी जो बॉडी या उसकी जो सेल्स होते हैं वो उस हिसाब से अडेप्ट हो जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसी तरह जो भी सेल्स या जो भी टिश्यूज़ एनिमल्स के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे उनके अंदर 4 मेजर अडेप्टेशन आएंगी। पहली तो ये कि उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज और मॉइस्ट होगा ताकि डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। फिर उसके बाद उनके पास जो होगा वो एपिथेलियल लाइनिंग जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा थिन होगी ताकि ऑक्सीजन जो है वो तेज़ी से आ जाए और उसको जो है वो ज़्यादा सरफेस या ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना ना पड़े। फिर उसके बाद वेंटिलेशन या फिर एक पार्शियल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अचीव होगा ताकि डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, बिकॉज वी ऑल नो कि चीज़ें मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टूवर्ड्स दी लोअर कंसेंट्रेशन। और आखिर में क्योंकि हमारे जो किसी भी एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो थ्रू ब्लड होती है, तो जितना ज़्यादा ब्लड सराउंड करेगा गैसेस एक्सचेंज की साइट को उतने ज़्यादा ब्लड के पास चांसेस होंगे ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करवाने का। ये तो थी जनरल 4 एडेप्टेशंस। अब इन एडेप्टेशंस को माइंड में रखते हुए हम एनिमल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा के अंदर क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती टिश्यू लेवल पे, तो इसका अपना हर सेल जो होता है वो इंडिविजुअली एनवायरनमेंट से जो होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करवा रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करवा रहा होता है। अर्थवॉर्म के अंदर क्योंकि टिश्यूज़ जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट या मॉडिफाइड होना शुरू हो जाते हैं, सो दैट्स वाई अर्थवॉर्म के अंदर स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। और वो ऑर्गन्स जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज पहले क्योंकि अर्थवॉर्म की स्किन बहुत ज़्यादा स्लाइमी एंड मॉइस्ट होती है, सो दैट्स वाई ऑक्सीजन जो होती है वो एनवायरनमेंट के थ्रू एपिथेलियल लेयर में आती है, वहाँ से सिलोमिक फ्लूइड में आती है और सिलोमिक फ्लूइड से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो एंटर होती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो ब्लड के ज़रिए सिलोमिक फ्लूइड, वहाँ से एपिथेलियम लेयर और वहाँ से जो है वो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। कॉकरोच की अगर मैं बात करूँ तो कॉकरोच के अंदर ब्रीदिंग मैकेनिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि अब उनके पास जो थे वो थिन ट्यूब्यूल्स आ गई थी जिनको उन्होंने ट्रेकिया का नाम दिया और स्मॉल ओपनिंग्स थी नॉस्ट्रल्स की तरह की जिनको उन्होंने स्पायरोकीट्स का नाम दिया। अब ये जो स्पिरिकल्स और ट्रेकिया थे इन्होंने जो है वो इन ओपनिंग के थ्रू जो था ये इनके स्पिरिकल्स ओपनिंग के थ्रू एयर जो थी वो अंदर आती है और ट्रेकियल जो ट्यूब्स हैं उनके थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जो है वो गैस ट्रांसपोर्ट होती है। अगर मैं फिशेस की बात करूँ तो फिशेस क्योंकि पानी में रहती हैं और पानी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, दैट्स वाई फिशेस के पास एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे भी फिशेस होते हैं जिनके जो गिल्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते बल्कि कवर होते हैं बाय अ फ्लैप दैट इज़ नॉन एज ऑपर्कुलम। माउथ के ज़रिए पानी जो होता है वो बॉडी के अंदर आता है और इनके गिल्स के ज़रिए जो पानी होता है वो बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाता है। लेकिन जब ये पानी गिल्स के थ्रू पास करता है तो बिकॉज ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज़्म पानी से जो होता है वो ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उस पानी के अंदर डाल दिया जाता है। फ्रॉग क्योंकि पानी के पास रहते हैं तो फ्रॉग के अंदर 3 मैकेनिज़्म जो हैं वो डेवलप्ड हो गए फॉर द रिस्पायरेशन। पहला जो है वो स्किन है। फ्रॉग के अंदर 10% रिस्पायरेशन जो होती है वो स्किन के थ्रू होती है क्योंकि उनकी स्किन अगेन लाइक अर्थवॉर्म स्लाइमी और मॉइस्ट होती है। उसके बाद फ्रॉग के अंदर जो है वो उसका माउथ अगर ओपन रहे तो माउथ की ओपनिंग की वजह से या माउथ कॉन्स्टेंटली ओपन होने की वजह से उसके थ्रू भी जो होता है वो रिस्पायरेशन होती है या गैसेस एक्सचेंज, और इस रिस्पायरेशन को हम लोग बक्कल रिस्पायरेशन कहते हैं। जबकि जो होता है फिर कुछ रिस्पायरेशन जो होती है मोर देन 50% ऑफ रिस्पायरेशन उनकी जो होती है वो लंग्स के थ्रू होती है और इसको जो होता है वो हम लोग ब्रीदिंग भी कहते हैं। फ्रॉग के बाद हम बर्ड्स की बात करते हैं। अगर आप बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि इन्होंने हवाओं में उड़ना होता है और उनको जो होता है वो उनके विंग्स को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए टू मूव और टू फ्लाई।
सो दैट्स वाई बर्ड का मेटाबॉलिक रेट एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से इनको जो होता है वो ऑक्सीजन की डिमांड जो है इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई बर्ड का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो तमाम ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और इलेबरेट है। और अगर आप देखो तो बर्ड्स के अंदर लंग्स के साथ साथ एक स्मॉल सैक्स होते हैं जिनको हम एयर सैक्स कहते हैं। ये एयर सैक्स जो होता है वो एक्स्ट्रा एयर को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करवाते हैं और लंग्स को जो होता है वो हेल्प आउट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लाइट। ये तो थी तमाम एनिमल्स की बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैन के अंदर रिस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। अगर आप सबको बताओ तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप है जिसको हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कि फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से लीव कर जाए। तो अगर मैं इनके एयर पैसेज वेज की बात करूँ तो इसके अंदर जो होता है वो नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटीज़, फेनेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और आखिर में एल्वियोलर सैक्स होती हैं विच आर द साइट फॉर द गैसेज एक्सचेंज। सबसे पहले हमारे पास जो होती है वो नेजल कैविटी आती है। नेजल कैविटी जो होती है उसकी ओपनिंग नॉस्ट्रिल्स होते हैं और वहाँ से एयर जो होती है वो एंटर होती है। फिर एयर जाती है लेयरनेक्स में। लेयरनेक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और इसकी स्पेशल बात यह है कि उसके अंदर जो होता है वो साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। फिर आती है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो को हम विंड पाइप भी कहते हैं और यहाँ से जो एयर होती है वो लेयरनेक्स के थ्रू लंग्स में जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। देन वी हैव द ब्रोंकाई जो कि ट्रेकिया जब डिवाइड करते हैं तो ब्रोंकाई बनाते हैं। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करके जब 1 मिलीमीटर साइज उनका रह जाता है डायमीटर तो वो ब्रोंक्यूल्स क्रिएट कर देते हैं और ये ब्रोंक्यूल्स सराउंड होते हैं बाय द स्मॉलर सैक्स जिनको हम लोग एयर सैक्स कहते हैं। और एयर सैक्स जो होते हैं ये अगर मैं इस एयर सैक्स को देखूं तो ये कंसिस्ट होती है मिलियन ऑफ स्मॉलर सैक्स जिनको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें ये जो हैं ये आपका लंग्स क्रिएट करती हैं और लंग्स जो होते हैं ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एयर सैक्स लंग्स जो होता है इसकी अपीयरेंस स्पंजी होती है। फिर ये जो लंग्स होते हैं उनको उनके एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उन्हें रिब केज की फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए इनके ऊपर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम लोग प्लूरुला कहते हैं। और प्लूरुला को के नीचे जो होता है एक मस्कुलर फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं और इस फ्लैप के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से लंग्स जो होते हैं वो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का जो प्रोसेस होता है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद ये प्रोसेस कैसे होता है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूँ तो ब्रीदिंग के अंदर 2 फेजेस होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन के अंदर आपके जो होते हैं मसल्स के जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके मसल्स जो होते हैं वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करते हैं और आपका डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज होती है और आपके लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं। और जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो उसके अंदर जो होता है वो इनके ऑपोजिट होता है, यानी आपके जो रिब केज है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेगा। आपका डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करने की वजह से डोम शेप हो जाएगा जिसकी वजह से आपका जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो डिक्रीज होगा और आपके लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा और आपके लंग्स जो है वो एयर को पुश करेंगे आउटसाइड। तो अब ये तो इस तरह तो एयर हमारे लंग्स के अंदर आ गई, लेकिन लंग्स से सेल्स तक कैसे पहुंचती है? वो पहुंचती है बाय स्पेशल पिगमेंट्स जिनको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन बेसिकली 4 अल्फा यूनिट से क्रिएट हुआ होता है और उनके हर यूनिट के अंदर जो होता है वो एक स्पेशल हीम ग्रुप होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके उसे ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी इस हीम ग्रुप के ऊपर जो होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से जो होता है वो ब्लड के अंदर से ट्रांसपोर्ट होके लंग्स में जाता है। ये तो थे रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो डिसऑर्डर्स जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर बेसिकली जैसे दूसरे ट्यूमर्स की डेवलपमेंट होते हैं इसी तरह अगर ये ट्यूमर्स लंग्स में डेवलप हो जाए तो इनको हम लोग कैंसर कहते हैं और इसके अंदर जो होता है वो एयर पोल्यूशन और स्मोकिंग जो होती है वो मेन कॉज होती है लंग कैंसर का। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ में टीबी शामिल है और टीबी के अंदर क्या होता है कि आपका ये बैक्टीरिया आपके जो एयर सैक्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है
जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो इन सैक से रिलीज होकर आपके ट्रेकिया और आपके जो होता है वो माउथ में आना शुरू हो जाता है। सो दैट्स वाई जब आपका टीबी का पेशेंट कफ करता है तो उसके जो स्पूटम होता है वो ब्लडी होता है, और इस वजह से क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होता है ये पुअर सैनिटेशन कंडीशंस में ग्रो करता है, तो पाकिस्तान क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन और पुअर सैनिटेशन कंडीशंस की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एज़मा की। एज़मा वो कंडीशंस होती है जिसको हम लोग एलर्जिक रिएक्शन भी कहते हैं, और इसके अंदर ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और जब ब्रोंक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एयर जो होता है वो सैक्स में आता नहीं है और आपकी बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन रिसीव नहीं होती, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कफिंग और सांस ना आने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आखिर में हमारे पास आता है एफिसीमा। एफिसीमा इसको हम लोग स्मोकर कफ भी कहते हैं, क्योंकि टोबैको की वजह से जो एल्वियोलर सैक्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर एंटर नहीं होती, और जो पेशेंट होता है उसको हमेशा उसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन रहती है, और वो जितनी भी कोशिश करे तो उसे प्रॉपर सांस नहीं आता। इसके बाद हम आखिर में बात करते हैं लंग्स कैपेसिटी और रिस्पायरेटरी पिगमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड के अंदर वो रिस्पायरेटरी पिगमेंट करवा रहे हो, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन के अलावा एक और भी पिगमेंट है जिसको हम लोग मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन बेसिकली आपके मसल्स के अंदर होता है, और आपके मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, और जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने के लिए ज़रूरत होती है तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं आखिर में लंग्स कैपेसिटी की। लंग कैपेसिटी के अंदर आपकी बॉडी के, अगर मैं टोटली आपके लंग्स को इन्फ्लेट करूँ तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जितनी आती है वो 5 लीटर होती है, और इसी को हम लोग लंग कैपेसिटी कहते हैं। ये लंग कैपेसिटी जो होती है ये डिपेंड करती है फ्रॉम कंडीशंस टू कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर आप सो रहे होंगे तो आपके अंदर जो लंग कैपेसिटी होगी वो 1/2 लीटर जो एयर होगी वो आपकी लंग्स में स्टोर होगी, ऑल्दो कैपेसिटी जो है वो 5 लीटर्स की है। लेकिन सोते हुए क्योंकि हमें ऑक्सीजन कम चाहिए होती है तो इसलिए 1/2 लीटर से गुजारा चल जाता है। इसी तरह जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उस हिसाब से आपकी जो लंग्स होते हैं वो आपके 3.5 लीटर एयर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो होता है उसकी वजह से हमारे पास जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ ही हमारी जो है वो ओवरव्यू कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज जो है वो चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। This is Laiba Tarif from tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.